नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जिसके जरिए आप भारत के किसी भी कोने से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, फिर चाहे वो पहाड़ हो या नदी या समंदर या घना जंगल, इंटरनेट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो अपनी सर्विसेज सब जगह देता हो, यह विभाग है हमारे देश का पोस्टल डिपार्टमेंट। और इसके लाखों डाक सेवक और कर्मचारी आम जनता की सैकड़ों वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। जी हां, सैकड़ों वर्षों से। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी यह सिस्टम बहुत सुचारू रूप से चलता था। चाहे कश्मीर और हिमाचल के गगनचुंबी हिमालय हो, या निकोबार द्वीप समूह के सुदूर टापू, या राजस्थान के थार डेजर्ट की बात हो, या बात हो अरुणाचल प्रदेश की, आप बेफिक्र होकर अपनी डाक कहीं भी भेज सकते हैं। यह पोस्टल सिस्टम पिछले 200 वर्षों के ऊपर से बना हुआ है और आज भी हमारे देश की लाइफलाइन है। लेकिन अब आने वाला है एक नया कानून, एक नया पोस्टल बिल। और क्या यह नया पोस्टल बिल सब कुछ बदल देगा? क्या यह प्राइवेटाइजेशन फैला देगा पूरे पोस्टल सिस्टम में? क्या इससे पोस्टल कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरा हो सकता है? किस तरह से प्राइवेट कंपनियां पोस्टल सिस्टम का शोषण कर सकती हैं? और क्या नए बिल से लोगों के निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का हनन भी हो सकता है? इन्हीं सब सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा चालू करने के लिए पहले हम 3 बातों पर डिस्कशन करेंगे। पहला, इंश्योरेंस का निजीकरण। दूसरा, मनी ऑर्डर सिस्टम पर नए बिल की चुप्पी। और तीसरा, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज पर नए बिल की चुप्पी। आप इस चर्चा के जरिए समझ पाएंगे कि कैसे एक बहुत ही टेक्निकल ढंग से पोस्टल डिपार्टमेंट की पूरी रूपरेखा बदलने की तैयारी हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने पोस्टल कानून के सेक्शन 4 की, जो कि बात करता है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का मतलब होता है एक अधिकार सारे ऑफिशियल सरकारी लेटर्स या कागजात भेजने के लिए। मतलब अगर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होना है तो वो सारा कम्युनिकेशन आपके पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू ही होगा। इसके अलावा और कोई अन्य संस्था सरकारी ऑफिशियल पोस्ट्स नहीं भेज सकती है। आप सोचेंगे कि यह क्यों जरूरी है? प्राइवेट संस्थाएं क्यों नहीं भेज सकती हैं ऑफिशियल गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन को? इसका कारण है सरकारी काम से संबंधित कोई भी डेटा लीक होने के चांसेस कम से कम रहें या ना रहें। अगर पोस्ट ऑफिस के जरिए कोई भी डाक भेजा जाएगा तो यह खतरा नहीं रहेगा कि महत्वपूर्ण सरकारी कागजात प्राइवेट कंपनियों के हाथ में रहेंगे और वो अपने तरीके से खिलवाड़ कर सकेंगे उसका। कई बार ऐसे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां भी होती हैं जो एक विभाग दूसरे विभाग को दे रहा है या एक अफसर दूसरे अफसर को भेज रहा है। और ऐसे में बेहतर यही होता है कि बजाय किसी प्राइवेट संस्था के ऐसे महत्वपूर्ण कागजों की डिलीवरी हमारा सरकारी पोस्ट ऑफिस और उसके रिलायबल कर्मचारी ही करें। और इसके अलावा और भी मुझे लगता है इस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज को खत्म करने के नुकसान हो सकते हैं। तो सौरभ, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? अगर कोई फायदा भी आपको ध्यान में आए तो आप वो भी हमें बताएं। जी सुयश, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया निजता के अधिकार का। और ये मुद्दा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के और उससे रिलेटेड कानून से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप अगर देखें तो ये प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, अगर उनके पास कोई भी डेटा आ जाता है, हम उनसे कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, उसको वो कंपाइल कर लेती हैं और उस डेटा को वो बेचती हैं। अब ये सरकार ऑफिशियली ये काम नहीं कर सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी को अपना हमारा डेटा नहीं बेच सकती। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोटेक्शन है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जब तक गवर्नमेंट का हिस्सा है और उसके सारे जो एक्टिविटीज है वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तब तक हम निजता का अधिकार उस पर जता सकते हैं। परंतु अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अलग डायनेमिक्स काम करते हैं और उसमें आप मान के चलिए कि हमारे निजता के अधिकार का हनन ही होगा। तो मेरा तो यही सोचना है कि अगर किसी भी पहलू का प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। और इसके साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जरूरी क्यों है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस क्यों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखें तो कई गोपनीय ऐसे मामले होते हैं, सरकार के सारे मामले गोपनीय होते हैं जब तक कि आप उसे पब्लिक नहीं करना चाहे। एक आप मान लीजिए पब्लिक रिपोर्ट ही बना रहे हैं जो कि पब्लिक को ही देना है, तो उसके पहले जो डेलिब्रेशंस होते हैं अधिकारियों के बीच में वो एक तरह से गोपनीय होते हैं। वो उस समय अगर लीक हो जाए तो एंड में सही रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए
कोई भी जी सरकार। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अगर प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दे दोगे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को भेजने का जिम्मा, तो इसमें तो दलाली भी बढ़ेगी। कल के दिन कोई भी प्राइवेट संस्था ब्लैकमेल कर सकती है, एक तरीके से इलीगल तरीके से उसकी दलाली कर सकती है, बेच सकती है वो सारा डेटा कि देखिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको चाहिए है तो आप इतने रुपए में ले सकते हो। हम प्राइवेट सर्विसेज को उतना रिलायबल बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रोविजन पुराने हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में था, सेक्शन 30, जिसमें इंश्योरेंस का प्रावधान था। और मैं पोस्टल डिपार्टमेंट की हिस्ट्री भी पढ़ रहा था। इनफैक्ट इंश्योरेंस का प्रावधान ईयर 1866 से है हमारे देश में, ब्रिटिश राज के टाइम से। मतलब ये बहुत पुराना प्रावधान है। अब वो बात अलग है कि ये कितना इंप्लीमेंट अच्छे से होता है नहीं होता है, बट ये प्रोविजन कानून में रहा है। नए कानून में यह प्रोविजन कंप्लीटली एब्सेंट है। तो इंश्योरेंस नहीं होने के नए कानून में या नए बिल में क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये बहुत फायदेमंद चीज रहेगी या नुकसानदायक चीज रहेगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कल के दिन सरकार बोल देगी कि ठीक है, इंश्योरेंस हम आपको नहीं देंगे, ये कोई प्राइवेट संस्था के साथ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगी। तो इसमें आपको राइट टू प्राइवेसी से संबंधित क्या इंप्लीकेशंस लगते हैं, एंड ओवरऑल आपको इंश्योरेंस का प्रावधान हटाना ये कैसा प्रतीत होता है? जी, पहली बात तो सरकारी से हटा के आप अगर प्राइवेट को दे देते तो आपने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि अब कुछ होगा तो आप अपना सिर फोड़ो वो इंश्योरेंस कंपनी से, वो फिर आपको अलग चक्कर लगवाएगी। ये हो सकता है एक नुकसान। दूसरा ये है कि मुझे ये भी चीज इसकी टोपी उसके सर करने वाली बात लग रही है कि इंश्योरेंस तो आप दे ही रहे थे पहले भी, अभी भी आपको देना होगा कि प्राइवेट भले दे, तो आप कुछ नई चीज क्रिएट नहीं कर रहे, उसी चीज को किसी और के माथे डाल दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी देखिए तो आप क्या इंश्योर करते हैं, उसका डेटा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम की बात है मेनली। तो अब इतना डेटा जब वो कलेक्ट करेंगे तो उसको वो बेच ही देंगे, वो मार्केटिंग के लोगों को बेच देते हैं कि देखिए यहाँ से इस रूट पे सबसे ज्यादा हमारा इंश्योरेंस होता है, और उसको वो तरह तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपकी निजता का हनन हो रहा है, आप फ्री में बिक जा रहे हैं उसके जी बदले। बिल्कुल। तो एक तरीके से डेटा जब प्राइवेट संस्थाओं के पास होएगा तो बेचने की संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी, एंड मोस्ट लाइकली ये डेटा बेचा ही जाएगा। इसी प्रकार से हम इस कानून में देख रहे थे कि मनी ऑर्डर सिस्टम के बारे में भी कोई भी कानूनी प्रोविजन नहीं है, जबकि जो पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है या जो प्रेजेंट अभी पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसमें सेक्शन 43 टू 48 में मनी ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात करी गई है। तो इस नए कानून में क्यों मनी ऑर्डर के बारे में चुप्पी है, और क्या मनी ऑर्डर सिस्टम नए कानून से खत्म हो जाएगा, और क्या प्राइवेट संस्थाएं पोस्टल विभाग के साथ पार्टनरशिप करके मनी ऑर्डर सिस्टम आगे चल के चला सकती हैं, या ये सारी चीजें आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ ऑलरेडी मर्ज हो चुकी हैं? जी, इसमें आपने काफी रोचक सवाल पूछे, उनमें मैं एक एक करके आता हूं। पहली बात तो ये है कि पुराने एक्ट में था, मतलब पुराने कानून में था, और उसके बाद उसके ऊपर रूल्स और स्कीम्स बनी होंगी। वो हमने जैसा पहले डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि पुरानी स्कीम्स और रूल्स चलते रहेंगे जब तक उनको हटाया नहीं जाए। परंतु अगर वो एक्ट में दिया हुआ था क्योंकि मनी ऑर्डर, और उधर से अगर वो पूरी तरह से गायब है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक चल पाएगा और मनी ऑर्डर के सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है। बिल्कुल। और इवन मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो हमें एक बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आज की वस्तु स्थिति क्या है इस मनी ऑर्डर सिस्टम को लेके, क्या यह एफिशिएंटली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल यह उठता है कि पोस्टल विभाग के लाखों कर्मचारी हैं, तो अगर आप ये सारी सुविधाएं या प्रिविलेजेस, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, इंश्योरेंस, मनी ऑर्डर सिस्टम आप एक एक करके सब कुछ नए कानून से खत्म करते जा रहे हो, तो इससे क्या जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में वो क्या कम होते जाएंगे? जी सुयश, मुझे लगता है कि पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उनको हटाना तो बहुत मुमकिन नहीं हो पाएगा, वो पॉलिटिकली भी बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन नई भर्तियां हो सकता है कम हो जाए। लेकिन मुझे वो भी ट्रबलसम लगता है, क्योंकि आप देखिए तो जैसा आपने बताया 4 लाख के करीब एम्प्लॉयज हैं,
पूरे पूरे देश को इसमें संभालना है, पूरे देश के कोने कोने में आपको अपना प्रेजेंस रखना है, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये ऐसा है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये 4 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हमारे पास 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं सिर्फ, और शहरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो उतनों को केटर अगर 4 लाख लोग कर रहे हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और इतना एक इंडिया जैसी बड़े देश को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको हम नहीं हटने दे सकते हैं। इनकी तो इतनों की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आप देखिए हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ी है उस अनुपात में नौकरियां नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि 20 साल पहले भी ये 4 लाख से बहुत कम नहीं होते थे, और अभी भी और हमारी जनसंख्या ये एकदम आप सही बात कह रहे हैं। आप आज से 20-30 साल पहले की भर्तियों के एडवर्टीजमेंट देखिए, उसमें भी 500 या 1000 भर्तियां निकलती थी, आज भी उतनी ही निकलती हैं, जबकि आबादी हमारी 1.5 गुना के ऊपर हो चुकी है, 1.6-1.7 टाइम्स हो चुकी है पिछले 20-30 साल का हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली जॉब्स तो बिल्कुल भी जो है, ये अनुपात बहुत बहुत कम है, और अभी भी एकदम बेयर मिनिमम पे काम चल रहा है। तभी इन पे इतना जोर आता है कि इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इनको काम ज्यादा लोगों को केटर करना पड़ रहा है, तो इसलिए भी हमारे जीडीएस के लोगों पे ज्यादा भार भी पड़ता है इसका। जी, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इस तरीके से अगर इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मोराल है हमारे एम्प्लॉयज का, सरकारी एम्प्लॉयज का, वो भी डाउन होएगा। उनको लगेगा कि हम इतनी मेहनत करके डिपार्टमेंट को ऊपर बढ़ाए हैं, हमने दशकों तक मेहनत करी है, आज हमारी मेहनत के बाद डिपार्टमेंट एक लेवल पे पहुंचा है और अब एवरीथिंग इज बीइंग अनडन नाउ, सब कुछ वापस से जीरो पे करा जा रहा है। मतलब हमारी जो मेहनत है इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में, उसका कोई रिकॉग्निशन हमें नहीं मिल रहा है जी। इस पे क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए। और जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन का डायरेक्ट आप कहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो। ये बैक डोर से नहीं होना चाहिए ये चीज़। और दूसरा, प्राइवेटाइजेशन आप सिर्फ कमर्शियल चीज़ों का करें तो एक समझ भी आता है, ये आपका स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसमें प्राइवेटाइजेशन को आपको नहीं करना चाहिए, या तो बहुत ही फूक के कदम रखने। लेकिन सौरभ, अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो आज के समय में डिफेंस सेक्टर में भी भारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हम आज देखें तो अडानी सेठ और बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं हमारे देश के, ये सब डिफेंस के सेक्टर में आ रहे हैं। तो डिफेंस भी बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर है हमारे देश का, तो उसमें आपका क्या सोच? उसके बाद अग्निवीर स्कीम भी आ गई है, मतलब जो परमानेंट भर्तियां पहले होती थी वो भी एक तरीके से सिस्टम मॉडिफाई करा गया है जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं। तो सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि दिस इज मॉडर्नाइजेशन। आज बढ़ती जरूरतों के साथ हमें पुराने ढर्रे पे नहीं चलना है, हमें अपने तरीके बदलते भी जाना है। तो सरकार का तो यही आर्ग्यूमेंट है कि हम तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसको आप सिर्फ एक प्राइवेटाइजेशन बोल के वाइप ऑफ ना करें। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? जी सुरेश, इसमें मॉडर्नाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बात मैं जरूर समझता हूँ, परंतु ये जो प्राइवेट सेक्टर की आपने बात की तो ये है कि पहले कोत्तरोची सेठ होते थे और अब हमारे अदानी सेठ आ गए हैं। तो ये है कि वेपन सेल करने की बात है। पहले हम विदेशी लोगों से खरीदते थे, अब कोशिश की जा रही है कि कुछ इंडियंस भी करें। हमें नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल, वो चीज से तो मैं एकदम सहमत हूँ आपकी। प्राइवेटाइजेशन उस लेवल पे कि आपकी जो आर्मी है उसमें अगर हस्तक्षेप होने लगे तो वो आपके लिए ज्यादा ट्रबलसम हो जाएगा। और वो मॉडर्नाइजेशन आप वेपन्स का कर सकते हैं, इक्विपमेंट का कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी बाहर से खरीद रहे थे। अगर आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं, उनको प्राइवेटाइज कर देना, वो भी उसको आप कह सकते हैं कि वो गलत हो रहा है, परंतु उसको शायद रीस्ट्रक्चर किया गया है उतना। देखिए, नए नए टर्म्स आ जाते हैं। आपने अभी बोला रीस्ट्रक्चर, तो ये मुझे लगता है कैसी एक तरीके की विंडो ड्रेसिंग करने का भी मुझे सरकार की तरफ से प्रयास लगता है। सरकार जब देखती है कि उसके पॉलिसीज को बहुत अच्छे से नहीं लिया जा रहा है तो फिर इस तरीके के जो हाई फंडू टर्म्स रहते हैं वो लाए जाते हैं और बोला जाता है कि नहीं नहीं, हम तो कुछ बहुत नया करना चाह रहे हैं और इसके आपको जो अच्छे परिणाम है आज से 20-30 साल पहले देखने मिलेंगे। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यही परिस्थिति आज पोस्टल डिपार्टमेंट की भी
आ रही है। दैट इज द ओनली रीजन मैं ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आपको इंपॉर्टेंस देखनी होगी। जैसा मैंने कहा, ये स्ट्रैटेजिक है। जैसा आप बोल रहे हैं कि डिफेंस सर्विसेज में अगर होता है तो उसका भी मैं पूरा विरोध करता हूँ कि डिफेंस सर्विसेज में अगर आने लग जाए तो बहुत गलत होगा। उसी तरह से पोस्टल सर्विसेज में आप नहीं कर सकते। पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, आपको उसके लिए उसको मॉडर्नाइज करने के लिए आपको कुछ चीजें खरीदनी है, वो आप खरीदिए बाहर की कंपनियों से, परंतु आप उनके वो बेसिक ढांचे को ना बदलें। और क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट का एक प्रेजेंस जो है वो इंडिया के हर कोने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जाता है। किसी भी बीहड़ इलाके को आप देखिए और एक वैसे ही सिमिलर बीहड़ इलाके को देखिए जहां कुछ ही घर हो मान लीजिए, लेकिन वहां पे अगर एक पोस्ट ऑफिस खुल जाता है तो वो एक भारत का हिस्सा लगने लगता है और लोगों को लगता है कि हाँ, हम सरकार के समीप हैं और तरह तरह की स्कीम्स हम पोस्ट ऑफिस से हम अवेल कर सकते हैं। हमारे खाते खुल सकते हैं, हमें चिट्ठियां मिल जाएंगी समय पे, हम पार्सल कर सकते हैं। बिल्कुल, एकदम कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मापदंड है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का कवरेज है, उसके जरिए से कंपेयर करूंगा इसे। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के भी आगे जाऊंगा, बिकॉज जहां पे रेलवे ट्रैक जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वहीं तक जा सकती हैं। बल्कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स है ये तो आपके अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख से लेके कश्मीर और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कन्याकुमारी, गुजरात, हर जगह कोने कोने पे, इवन निकोबार आइलैंड्स जो आप देखेंगे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहां पे भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स है। वहां ना तो एयर कनेक्टिविटी है प्रॉपर, ना ही रेलवे कनेक्टिविटी का तो सवाल ही नहीं उठता है, शिप कनेक्टिविटी भी बड़ी लिमिटेड है, लेकिन पोस्टल कनेक्टिविटी यहां पे पूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कवरेज है पोस्टल डिपार्टमेंट का, ये देश की संप्रभुता के लिए भी बहुत मुझे आवश्यक लगता है। जी, चूंकि रेलवेज की बात की थी तो एक और सर्विसेज होती है रेल मेल सर्विस, उनका भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लेना देना है। और शायद अगर मैं गलत नहीं, जीडीएस के भाई बहन बता पाएंगे, उनका भी रेल मेल सर्विस से जरूर इंटरेक्शन होता होगा। वो बहुत चीप सर्विस होती है और आप भारी से भारी गुड्स अपना रेलवे में बुक करें और वो आपको पहुंच जाता है आपके शहर में। तो वो भी मतलब आप देखिए पूरे देश की जो गुड्स एटलीस्ट साइड है, गुड्स एंड सर्विसेज, दो साइड्स रहती हैं किसी भी बिजनेस सेक्टर में हम देखें तो जो गुड्स हैं, पूरा का पूरा जो पार्सल का सेक्टर है वो सिंगल हैंडेडली अभी तक संभाला हुआ है हमारे देश के पोस्टल विभाग ने। और अब धीरे धीरे करके प्राइवेट एजेंसीज भी इसमें बहुत बढ़ गई हैं। हमने अपने पिछले शो में भी डिस्कस करा कि किस तरीके से जो पार्सल्स का अनुपात है वो कम होते जा रहा है। जिस लेवल पे लोग पार्सल पहले भेजते थे, अब उस लेवल पे लोग पोस्टल विभाग से नहीं भेज रहे हैं और अब प्राइवेट एजेंसीज की सुविधा ज्यादा ली जा रही है। मुझे लगता है ये सारे पहलुओं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसे सोचना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है, मॉडर्नाइजेशन एक अच्छी चीज है। बाकी डिपार्टमेंट्स में आप कर रहे हो सकता है वहां आपको बड़े ही वंडरफुल और मार्वेलस रिजल्ट्स मिले, लेकिन क्या यह पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए सही रहेगा? आई सीरियसली थिंक दैट दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी रिविजिटेड और बहुत अच्छा रहेगा अगर इसके ऊपर हमारे संसद में कोई चर्चा हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संसदीय प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत कुछ बोलने को अब बचा नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट द टाइम टेल्स। आप कुछ ऐड कर रहे थे सौरभ? जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आप ये ध्यान दीजिए कि हम जैसे प्राइवेट कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गए, इनसे हम अपना सामान मंगाते हैं। आपको क्या लगता है वो सामान कैसे आता है? कुछ तो ट्रक से आता है, कई सामान जो है वो ट्रेन से आते हैं। तो हमें अलग से दिखते हैं क्या उनके ट्रेन बुक्ड रहते हैं? वो कई बार हमारे ही पोस्टल सर्विसेज को यूज करते हैं जो कि इतने चीप हैं कि उससे कॉम्पिटिटिव वो भी नहीं हो पाते हैं और उसको यूज करके ये दूर दराज के इलाके में अपना सामान भिजवाते हैं। तो सौरभ, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आप विदेशों में इतना रहे हैं, घूमे हैं, आपने अमेरिका के इतने बार चक्कर लगाए हैं, वहां पे आपको क्या देखने मिला? अमेज़न और ये सारी जो डिलीवरी एजेंसीज रहती हैं ये किस तरीके से काम करती हैं? देखिए, अमेज़न जो है मेरे ख्याल से उस पर इल्जाम लगता है कि वो जो है उनके यूएस पोस्टल डिपार्टमेंट को यूज करती है। उनका भी काफी पुराना इतिहास रहा है, शायद हमसे बराबर ही है। तो
उसको यूज करती है, और वो बहुत चीप प्राइसेस भी, क्योंकि उसको गवर्नमेंट वहां पे फंड कर रही होती है यूएस पोस्टल डिपार्टमेंट को, तो उनको वो बुक कर लेती है और उससे अपने चीप में सर्विसेज पहुंचा देती है, और वो सब्सिडीज का वो फायदा उठा लेती है और अपना यहाँ दिखाते हैं कि हम तो सब कुछ तुरंत तुरंत डिलीवर कर दे रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मेहनत पोस्टल डिपार्टमेंट वाले करते हैं अमेरिका में, और उसका फायदा जो है अमेजॉन कंपनी को मिलता है। ये जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे पिछले वाले, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इसकी बात भी कहा करते थे, वो उनपे। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, और अगर ये अमेरिका में इतने समय से हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिया के धन्ना सेठों को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल पता होगा। और हमारे कल के दिन भी बता सकते हैं इस बारे में। जी, तो कल के दिन एक संभावना ये भी हो सकती है कि यही मॉडल जो धन्ना सेठ है हमारे देश के, वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहें, वो भी सोचे कि क्यों ना हम पोस्टल डिपार्टमेंट पे पिगी बैक करके उनका फायदा उठा के, उनकी जो इतना वास्ट नेटवर्क है, इतना वाइड कवरेज है, उसका फायदा उठा के हम अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचे। एक मुझे लगता है ये भी आगे संभावना हो सकती है और देखने लायक रहेगी। जी बिल्कुल ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप इनकी कैपेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं और इनको ही साइड में कर देते हैं, और उसके बाद ये जब नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो उनके बाद उनको साइड में कर दिया जाता है कि हाँ सरकारी डिपार्टमेंट नहीं चल रही है, इसको बंद कर दो, और बाद में ये अपने दाम बढ़ा देंगे, और उसके बाद आप सब सोचेंगे और बिल्कुल नॉन कॉम्पिटिटिव भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। नॉन कॉम्पिटिटिव तो हो ही गए हैं, क्योंकि आज आप देखिए तो डाक सेवकों को कितनी तनख्वाह मिलती है, आप जितनी तनख्वाह देते हो उससे 3-4 गुना उनसे काम निकलवा रहे हो। कल के दिन अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो भी उनकी डाक सेवकों की लाइफ में तो कोई सुधार आने वाला नहीं है, जब तक रूल 3A नहीं हटता या जब तक वाइड पोस्टल रिफॉर्म्स नहीं आते हमारे देश में। मतलब उनका शोषण तो और बढ़ता जाएगा, और इसका जो फायदा है आज तो फिर भी कुछ फायदा सरकार को हो रहा है, कल के दिन तो ऐसे में सारा फायदा प्राइवेट एजेंसीज को ही होने लगेगा। जी बिल्कुल। तो वही होता है कि सरकार एक जगह से हटती है, वो जगह खाली करती है, और वो प्राइवेट सेक्टर के आके लोग उसमें अपना बंटवारा कर लेते हैं मार्केट के हिसाब से। जी काम करते हुए। जी, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को यह चर्चा पसंद आई होगी। आपके जो भी सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, आप अगर चाहते हैं हम और किसी टॉपिक को भी वाइड रूप से कवर करें, हमें बिल्कुल बताएं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से पोस्टल डिपार्टमेंट को समझते हो। हम तो केवल एक लीगल एनालिसिस कर रहे हैं, और एज रिसर्च स्कॉलर्स जो हमें अपने एकेडमिक व्यूज रहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं हमारे लिमिटेड अनुभव के दम पे। सो थैंक यू वंस अगेन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।